नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त हम बात करेंगे युद्ध की। महायुद्ध में यूरोप की मदद ज़ेलेंस्की के लिए जरूरी है, तो खुद यूरोप के लिए ज़ेलेंस्की को मदद पहुंचाना उनकी मजबूरी बन चुकी है। दावा यह किया जा रहा है कि अगर यूक्रेन जंग में हारा तो यूरोप के कई देशों में अस्तित्व पर ही संकट गहरा जाएगा। जंग में अगर रूस जीता तो यूरोप पर एक बड़े संकट की शुरुआत हो जाएगी। क्या है ये पूरा खेल, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। युद्ध में यूक्रेन हारा तो संकट में आ जाएगा यूरोप। यूक्रेन नहीं जीता तो यूरोप के अस्तित्व पर खतरा। पिछले 2.5 महीने से पुतिन जो जंग लड़ते आ रहे हैं, कहने को वो जंग यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही है, लेकिन इस जंग से बाइडेन और नेटो के सदस्य देशों की प्रतिष्ठा सीधे सीधे जुड़ी हुई है, क्योंकि इस जंग के पहले दिन से नेटो के देश और खुद अमेरिका ज़ेलेंस्की का साथ देते आ रहे हैं। और अब दावा किया जा रहा है कि अगर यूक्रेन ये जंग हार गया तो यूरोपीय देशों के अस्तित्व पर ही खतरा आ जाएगा। इस दावे वाली एक रिपोर्ट प्रसारित की है यूक्रेन के चैनल 24 ने, जिसमें रूस और चीन की दोस्ती और रूस के साथ पश्चिमी देशों की कड़वाहट का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में यूरोप के देशों को रूस और चीन के करीबी रिश्तों से सावधान किया गया है। चैनल की रिपोर्ट में कहा गया है, अगर पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो इसके बाद दुनिया 2 धड़ों में बढ़ जाएगी। यूरोप के कई देशों का पहला धड़ा अमेरिका के साथ खड़ा होगा, जबकि चीन पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ रूस के साथ नजर आएगा। यूक्रेनी चैनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐसी स्थिति में पुतिन की नजर यूरोप के बाकी देशों पर आकर टिक जाएगी। इसमें ग्रीस और हंगरी जैसे देशों की मिसाल दी गई है, क्योंकि ये वो देश हैं जो तेल और गैस के लिए रूस के भरोसे हैं। यही नहीं, दावा तो ये भी है कि बदली हुई परिस्थिति में यूरोप के कई देशों के लिए रूस और चीन की जोड़ी से जीतना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नौबत ये भी आ सकती है कि इन देशों का अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, डर तो ये भी है कि यूरोप के कई देश एक झटके में आर्थिक और सैन्य रूप से बर्बाद हो जाएंगे। मतलब ये कि यूक्रेन की जीत सिर्फ यूक्रेन के लिए ही नहीं, रूस के भरोसे रहने वाले यूरोप के कई देशों के लिए भी जरूरी है। हालांकि यूक्रेनी चैनल ने जो रिपोर्ट दिखाई है उसके पीछे का एक सच है यूरोप के कई देशों की रूस से पुरानी नजदीकी, जो अब यूरोप के देशों पर ही भारी पड़ती दिख रही है। असल में यूरोप के कई देशों से हथियार रूस पहुंचते रहे हैं। इनमें जर्मनी और फ्रांस जैसे देश भी शामिल हैं। यही नहीं, करीब 10 मुल्क कुछ महीने पहले तक रूस को हथियार भेज रहे थे। अब ये देश युद्ध के बीच रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन दावा ये है कि इन्हीं देशों से मिल रहे हथियारों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। 2014 में जब रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया था, तभी से रूस की फौज को हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन बाद में यूरोप के बड़े देश कारोबारी फायदे के लिए रूस को हथियार बेचते रहे। यूरोप के किन किन देशों में रूस को हथियार वहां से मिले हैं, इसे लेकर जिस तरीके से एक संस्था सामने आई है उससे जुड़े आंकड़े हम जारी कर रहे हैं। संस्था का दावा है कि यूरोप के देश खुद ऐसे हथियारों के सौदों से जुड़ी जानकारियां देते हैं। ये हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनके आधार पर यह रिपोर्ट बनाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अकेले फ्रांस ने 152 मिलियन यूरो मतलब करीब 1200 करोड़ रुपए के हथियार 2014 से 2020 के बीच रूस को बेचे हैं। जर्मनी के भी पीछे नहीं है। जर्मनी ने 122 मिलियन यूरो मतलब करीब 1000 करोड़ रुपए के हथियार इस दौरान रूस को बेचे हैं। इटली की हम बात करते हैं, इटली ने भी 22 मिलियन यूरो से ज्यादा की सेना के इस्तेमाल वाली गाड़ियां रूस को भेजी है। भारतीय रुपए में ये कीमत हुई है करीब 180 करोड़। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बल्गेरिया
और चेक रिपब्लिक समेत यूरोप के कुल 10 ऐसे देश हैं जिन्होंने हथियार और सेना के इस्तेमाल की चीजें रूस के एक्सपर्ट को सौंप दी है। पुतिन का यूरोप जो प्लान है विक्ट्री डे परेड के दिन ही शुरू हो चुका था। पुतिन ने विक्ट्री डे पर दिए 11 मिनट का भाषण, जिसमें कई बार उन्होंने यूरोप का नाम लिए बगैर अपने भाषण में पुतिन ने पश्चिम देशों से दोस्ती की बात तो कही, लेकिन साथ ही चेतावनी ये दिया कि पुतिन ने यूरोप पर युद्ध थोपने का आरोप लगाया और साफ कहा कि अगर रूस को खतरा महसूस हुआ तो वो युद्ध का एक और मोर्चा खोलने में वक्त नहीं लगाएंगे। Ура! मई को जब अपने हथियारों के साथ पुतिन भी रेड स्क्वायर पर उतरे तो उनके जलवे के साथ रूस का जोश ऐसे उफान पर था। इस परेड की धमक यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक गूंज रही थी। यूक्रेन में युद्ध के बीच अपनी सबसे बड़ी ताकत का मुजाहिरा करके पुतिन ने पश्चिमी देशों को कैसे ललकारा, उनके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, क्योंकि जब पुतिन बोल रहे थे तब कीव में बैठे ज़ेलेंस्की और वॉशिंगटन डीसी में बैठे जो बाइडेन बहुत गौर से पुतिन को सुन रहे थे। पुतिन ने अपने 11 मिनट की ललकार में अमेरिका से लेकर पूरे नेटो तक हर दुश्मन का खुलकर नाम लिया। Планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Повторю, мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников. पुतिन ने इस परेड के जरिए बताया कि उनकी तैयारी बहुत बड़ी है। ये विक्ट्री डे परेड की वो तस्वीरें हैं जो रूस का वो खौफ है जो सोवियत संघ के जमाने से पश्चिमी देशों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। रूस की नजर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर है और इस युद्ध में पुतिन की फौज यूक्रेन के 2 और टुकड़े करने का इरादा रखती है। पुतिन ने जो बड़ी बातें बताई उसमें डॉनबास का नाम लिया गया। पुतिन ने 11 मिनट के भाषण में ज़ेलेंस्की को बता दिया कि वो अब क्राइमिया की तरह डॉनबास को भी भूल जाएं। Теряем голову перед памятью мучеников Одессы, заживо сожженных в Доме профсоюзов в мае 2014 года. Перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацистов. रूस के इन फौजियों के कई साथी इस वक्त यूक्रेन में लड़ रहे हैं। इनकी रेजिमेंट की कई यूनिट इस वक्त डॉनबास में तैनात हैं। विक्ट्री डे परेड में 11,000 से ज्यादा रूसी सैनिक शामिल हुए। यहाँ रूस की हर कॉन्टिंजेंट का एक सुनहरा इतिहास है। इसमें रूस की स्पेशल फोर्स भी है और उसके हर मिलिट्री रीजन के अलग अलग दस्ते भी हैं। ये सभी दस्ते सोवियत संघ के जमाने और दूसरे विश्व युद्ध में बहादुरी की कहानियां समेटे हुए हैं। अब देखिए रूस की वो मशीनी ताकत जो यूक्रेन युद्ध के बीच रशियन फौलाद का एक छोटा सा मुजाहिरा कही जाएंगी। ये है T-15 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, जिसे रूस की फौज की नई बख्तरबंद सवारी कहा जा रहा है।
और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें। अमन चोपड़ा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जोधपुर में हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर है इस लिहाज से क्योंकि अमन चोपड़ा को लेकर जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है उसमें ये बड़ी राहत आप इससे कह सकते हैं। इससे पहले जयपुर में भी कोर्ट ने अमन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और राजस्थान सरकार से जवाब मांगा था। अब अमन के खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर में राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से रोक लग चुकी है। इस वक्त हम आपको ये बड़ी खबर अपडेट कर रहे हैं। 2 एफआईआर में पहले ही राहत मिल चुकी थी, यानी हाईकोर्ट का ये फैसला आ चुका था बूंदी और अलवर को लेकर। लेकिन एक और जो एफआईआर डूंगरपुर का, उसमें अब अमन को राहत मिली है और गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक। और तीनों ही मामलों में, यानी जो 3 एफआईआर दर्ज किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से कि एक ही मामले में अलग अलग लोकेशन पे आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, उसी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को आगे बढ़ाते हुए ये हाईकोर्ट की तरफ से भी फैसला आ गया और जिसमें अमन चोपड़ा के लिए, न्यूज़ 18 के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है तीनों ही अब मामले में। पहले 2 मामले में 2 एफआईआर में पहले ही फैसला आ चुका था और आज एक और बड़ी राहत हाईकोर्ट की तरफ से। अब तीनों ही मामलों पे आप कह सकते हैं, यानी तीनों ही एफआईआर जो कि एक ही मामले को लेकर अलग अलग एंगल से, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग राजस्थान के जिले में एफआईआर दर्ज की गई थी। एक बार फिर से डिटेल जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। अमन चोपड़ा को राजस्थान की हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जोधपुर में हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और इससे पहले जयपुर में भी कोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी और राजस्थान सरकार से जवाब मांगा था इस पूरे मामले को लेकर। भवानी इस वक्त हमारे सहयोगी राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजस्थान से ये खबर अपडेट कीजिए भवानी। भवानी, आप तक आवाज पहुंच रही है? फिर से जुड़ने की कोशिश रहेगी। इस वक्त हम आपको खबर अपडेट कर रहे हैं और राजस्थान के जोधपुर से अमन को बड़ी राहत मिली है, यानी जो तीसरा एफआईआर था उसमें भी बड़ी राहत इस लिहाज से क्योंकि अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर पाबंदी है, रोक है। ये फैसला आया है हाईकोर्ट से। 2 एफआईआर में पहले ही सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का हवाला देते इस तरीके से फैसला आ गया था कि अमन की गिरफ्तारी किसी भी सूरत में नहीं हो सकती है और अब हाईकोर्ट ने तीसरे एफआईआर में भी, यानी अलग अलग 3 जिलों में अमन के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें अब हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत की खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और अगले आदेश तक गिरफ्तारी पे पाबंदी, गिरफ्तारी पे रोक। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और राजस्थान की जो सरकार है वो सवालों की घेरे में भी है इस पूरे प्रकरण को लेकर क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले पर सवाल भी पूछा है राजस्थान की सरकार से। भवानी इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। भवानी, ये बड़ी सफलता, ये बड़ी राहत अमन चोपड़ा के लिए और संभवतः आपके साथ एक वकील भी मौजूद है, बात कीजिए आप। देखिए, बिल्कुल बड़ी राहत है और राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच के बाद में अब जोधपुर बेंच ने भी फिलहाल सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी गई है अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पे। कल फिर सुनवाई होगी जिसके अंदर जो प्रोग्राम की सीडी है वो पेश की जाएगी। हमारे साथ में निशांक मदानी है, इस केस के लॉयर हैं अमन चोपड़ा की तरफ से। जी बताएं क्या हुआ पूरा? आज कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अमन चोपड़ा की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्री सिद्धार्थ जी लूथरा एंड श्री मनोज जी भंडारी ने अपने पक्ष रखे गए और माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस को सुनते हुए ये आदेश दिया कि अगली सुनवाई जो कि कल 12 बजे होगी तब तक किसी प्रकार से कोई गिरफ्तारी नहीं करे अमन चोपड़ा की, तथा माननीय न्यायालय का ये भी वर्णन था कि वह उक्त सीडी जो प्रोग्राम हुआ, जो डिबेट प्रोग्राम हुआ, उसको अपने चैम्बर में सुनेंगे तथा उसके बाद ही किसी प्रकार से कल जो है सुनवाई के दौरान जो नतीजा निकलेगा। जब तक माननीय उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अंतरिम राहत अमन चोपड़ा को दी गई है। और एक मौखिक टिप्पणी भी की थी न्यायाधीश ने कि ऐसे मामले में 302 के में अरेस्ट नहीं होती, इस मामले में क्यों? ये न्यायालय का जो विवेक था, जो जिस प्रकार से मौखिक टिप्पणी की गई थी उस पर मैं किसी प्रकार से कोई वर्णन नहीं करना चाहूँगा, पर फिर भी जो कोर्ट का व्यू था वो कल पता चलेगा कि कल न्यायालय जो है किस प्रकार से आगे
जो सीडी देखने के बाद रहेगा, क्या व्यू रहेगा, वो कल पता चलेगा। एक जो पक्ष रखा गया कि जो राजद्रोह की धारा है उसको लेकर वो क्या आपकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया? राजद्रोह की धारा के ऊपर हमारा ये कहा गया कि किसी भी प्रकार से कोई सेडिशन नहीं किया गया हमारे अमन चोपड़ा द्वारा, केवल जो है एक डिबेट प्रोग्राम था, ना ही किसी प्रकार से कोई सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने का प्रेरणा थी। तो यह पक्ष हमारी तरफ से कोर्ट में सीनियर एडवोकेट श्री मनोज जी भंडारी एंड श्री सिद्धार्थ जी लूथरा द्वारा रखा गया था माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। जो धाराएं थी उनको भी आपने चुनौती दी? सभी धाराओं को चुनौती देते हुए एक एक धारा पे संपूर्ण जो है बहस हुई माननीय न्यायालय के समक्ष, और माननीय न्यायालय ने उन सभी धाराओं का एक एक डीपली जो है अध्ययन करते हुए अंतरिम रोक प्रदान करी है कल तक के लिए। तो देखिए कि अब अंतरिम रोक लगा दी गई है। अब इस पूरे केस के अंदर हियरिंग है, कल जब हियरिंग होगी उसके बाद में उसमें जो प्रोग्राम की सीडी है वो भी पेश की जाएगी, लेकिन फिलहाल बड़ी राहत है। जी बिल्कुल, ये बड़ी राहत है क्योंकि गिरफ्तारी पे कोर्ट की तरफ से जो आदेश है उस पे रोक है, लेकिन चूंकि आपके साथ इस वक्त वकील हैं तो आप इस लिहाज से भी बात कर सकते हैं कि कल जो सीडी पेश की जानी है उसको लेकर क्या कुछ बातें और वकील की तरफ से क्या दलीलें हो सकती हैं। देखिए बिल्कुल जो सीडी के बारे में कहा गया, हम देख रहे थे कि जब पक्ष रखा गया जिसमें एफआईआर में, और ख़ास तौर पर फोकस उसी सीडी पे था जो सरकार की ओर से वकील थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा प्रोग्राम था, उसमें ये आपत्तिजनक था। उसमें आपकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया? कल क्या आप उस सीडी पेश करेंगे पूरे प्रोग्राम की? सीडी जो है माननीय उच्च न्यायालय में ऑलरेडी पेश की जा चुकी है तथा उसको जो है कोर्ट अपने चैम्बर में देखेंगी, वॉच करेंगे, उसके बाद ही कोई नतीजा निकलेगा कि क्या उसमें कोई फंक्शन, कोई ऐसी भावना को हर्ट करते हुए कोई प्रोग्राम किया गया या नहीं किया गया। कल ही माननीय उच्च न्यायालय जो है अपने चैम्बर में सीडी देखने के बाद में कोई नतीजा आर्ग्यूमेंट होंगे। सर आए, हमारे पास में दूसरे लॉयर भी हैं साथ में। सर ये इस पूरे मामले में जो फोकस हम देख रहे थे कि जब शुरुआत हुई उसके बाद में उन्होंने उसी को आधार बनाया प्रोग्राम का, और जज साहब ने एक मौके की टिप्पणी भी की कि ये प्रोग्राम क्या लाइव था या रिकॉर्डेड। लाइव था तो उसकी एक अलग सेंसिटिविटी रहती है। क्या सवाल उठाए गए और आपकी तरफ से क्या पक्ष? सर माननीय न्यायालय ने सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछा था कि ये प्रोग्राम लाइव था या रिकॉर्डेड कार्यक्रम था, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में कई बार कुछ चीज़ें जो है वो फ्लो में निकल जाती हैं, जो कि बाद में फिर आप उसको बाद में रेक्टिफाई नहीं कर सकते। रिकॉर्डेड में आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो न्यायालय का था वो ये था कि क्या ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है प्रोग्राम, ये पब्लिक डोमेन में प्रोग्राम अवेलेबल है आज की तारीख में कि नहीं है। तो कोर्ट को ये बताया गया कि क्योंकि जो है वो आज की तारीख में प्रोग्राम पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो ये कहना कि किसी प्रकार का वैमनस्य फैलाया जा रहा है या कुछ इस प्रकार की कार्रवाई इस प्रोग्राम के से हो रही है, तो ऐसा कुछ। हम आपका रुख करेंगे, फिलहाल शुक्रिया। और अब हम एक बार फिर से बात करते हैं युद्ध की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कुछ ही दिन पहले यूक्रेन के पूर्व में लुहांस्क और डोनेत्स्क को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी थी। वहीं रूस ने जापोरिजिया, मिकोलाइव और ओडेसा पर हमले तेज कर दिए हैं। ये हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। तो ये पूरा मैप हम आपको यूक्रेन सहित जो आसपास के इसके इलाके हैं वो दिखा रहे हैं। ये पोलैंड है, यानी यूक्रेन से सटा हुआ देश बेलारूस, जो कि ये इसका पड़ोसी, लेकिन इसका बेलारूस का रुख जो है वो क्या है, वो रूस की तरफ है, मोल्दोवा। लेकिन अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि रूस की जो प्लानिंग है वो किस तरीके से चल रही है। ये जो आपको मैप में दिख रहा है लुहांस्क और डोनेत्स्क, ये लुहांस्क और डोनेत्स्क वो दो इलाके हैं जिसके बारे में आपको बहुत पहले हम खबर अपडेट कर चुके हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले ही शुरुआत रूस ने इन्हीं दो जगहों से की थी और इसे आजाद देश घोषित कर दिया था। यहाँ पे आसानी क्या है, मैं ये भी अपडेट कर दूं, यहाँ पे विरोधी यानी रूस समर्थक ज्यादा हैं और यूक्रेन के विरोधी हैं, इसलिए आसान रहा। अब हम आते हैं ये जो आप ब्लैक सी देख रहे हैं, ये ब्लैक सी की भूमिका क्या है। ब्लैक सी में अब रूस की अगली प्लानिंग है कि ये जो इसके आसपास की, ये देखिए, ये पूरा प्लान देखिए आप, खेरसोन, मिकोलाइव, ओडेसा और मोल्दोवा, अगर इसको इस तरीके से रूस अगर पूरी तरीके से कब्जा करते जाता है तो यूक्रेन का संपर्क जो है वो पूरी तरीके से क्या करेगा, वो ब्लैक सी से खत्म कर देगा। यही अगली प्लानिंग भी है। और इसी मैप में आपको ये जो एक लोकेशन दिख रहा है क्राइमिया, जिसको 2015 में भी पहले ही रूस ने अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने काबू में कर लिया। और अब जो रूस की प्लानिंग चल रही है, चूंकि उसको कीव, खार्किव जैसे इलाकों में सफलता नहीं मिल रही है, तो अब जो प्लान बी है यूक्रेन के लिए और रूस की तरफ से, वो ये है जो कि इस वक्त हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं। तो 76 दिनों से जारी युद्ध में रूस और यूक्रेन एक दूसरे को भारी नुकसान का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन की ओर से दावा यह किया गया है कि इस जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस के 25,650 सैनिकों की मौत हुई है, तो वहीं रूस की 2,764 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हो चुकी है। और इतना ही नहीं,
जंग में रूस के 1145 टैंक पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने महायुद्ध में रूस की 513 तोपें तबाह कर दी है, जबकि 158 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। यह दावा है। यूक्रेन ने रूस के 377 ड्रोन और 12 जहाज तबाह करने का भी दावा किया है।